जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के स्कूल अब पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहे हैं। छोटे बच्चों के स्कूल भी अब शुरू करेंगे, सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार से कॉलेज में बच्चे क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास में जाने से पहले छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पेरेंट्स के सहमति पत्र की एक कॉपी कॉलेज में जमा करवानी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से स्टूडेंट की उपस्थिति के साथ प्रारंभ होगी। आज से शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ 100% उपस्थित होंगे, लेकिन छात्र छात्राएं 50% ही उपस्थित हो सकेंगे। ये नियम है। छात्रों को शुरुआती 10 दिन कॉलेज कोर्स विषय और विषय बदलने के साथ स्कॉलरशिप और अन्य बातों की जानकारी दी जाएंगी, जिससे वे क्लास शुरू होने के पहले सभी तरह की प्रक्रियाओं को समझ लें और इसके बाद उनकी क्लासेस शुरू होंगी। छात्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर अलग अलग समूह बनाकर प्रायोगिक और शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी शुरू की जा रही है। यहाँ पर प्रवेश के पहले कर्मचारियों और छात्रों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक तापमान, आवश्यक रूप से मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सैनिटाइज करने और पुस्तकालय में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। कॉलेजेस में 50% क्षमता के साथ छात्रों की क्लासेस चलेंगी। कॉलेजेस के संचालन के साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हॉस्टल्स और मेस भी शुरू होंगे। ये चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किए जाएंगे। पहले चरण में यूजी अंतिम साल और पीजी तीसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। हॉस्टल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। डाइनिंग हॉल, रसोई, स्नानागार या शौचालय की स्वच्छता की सतत निगरानी होगी। हॉस्टल में स्टाफ के अलावा अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही प्रदेश में अब पहली से 5वीं तक की कक्षाएं भी 20 सितंबर से शुरू हो रही हैं। फिलहाल 50% क्षमता के साथ बच्चों की क्लास लग सकेगी। बच्चों की स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से अनुमति जरूरी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं आवासीय स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ लगेंगी। बोर्डिंग स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए पूरी क्षमता के साथ हॉस्टल खुल सकेंगे। 11वीं के छात्रों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% को ही अनुमति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में स्कूल खोले गए हैं। पहले चरण में 26 जुलाई से स्कूल में छात्रों के लिए क्लासेस खोले जा चुके हैं। सबसे पहले 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई थी। क्लास में 50% से ज़्यादा बच्चे मौजूद नहीं होने की पाबंदी थी। बच्चों के बैठने की जहां समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां छोटे छोटे ग्रुप में क्लासेस लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति ज़रूरी थी। बात करते हैं दूसरे चरण की, जो 1 सितंबर से शुरू हुआ। 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासेस रोजाना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। क्लासेस में भी 50% बच्चे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे और इसी का पालन करते हुए अब आने वाले समय में 20 सितंबर से छोटे बच्चों की क्लासेस पहली से लेकर 5वीं तक खोली जा रही है। 15 सितंबर है। आज ही के दिन पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा के सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, निजी महाविद्यालय सबके लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत आप सबके लिए आपके जीवन का एक एक पल बहुत कीमती है, इसलिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम सब सारे निर्देशों का पालन करें, खासकर 50% छात्र संख्या के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश करें। कोविड का टीका लगा के जरूर जाएं। आवश्यक दस्तावेज मांगने पर प्रशासन के साथ सहयोग करें। हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेस सभी को खोलने का हमने निर्देश दिया है, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन समितियां इस व्यवस्था के अंतर्गत जिले के अंदर की कोई हालत बनती बिगड़ती है तो वो उसके लिए जवाबदार रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जिला प्रशासन से तालमेल करते हुए हमारे सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हमारा जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके लिए हम और आप मिलकर के सम्मिलित रूप से शासन के भाव को समझें और आने वाले समय में जो हम जिस प्रकार से अपना शैक्षणिक सत्र जारी रख रहे हैं, परमात्मा से कामना है कि अब और कोई विशेष परिस्थिति नहीं होगी तो आने वाले समय में हम अपने समय पे परीक्षा कराएंगे, समय पर रिजल्ट दिलाएंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, बच्चों की पढ़ाई जो निरंतरता थी वो कहीं ना कहीं छूट गई है, कोविड के चलते बहुत प्रभावित हुई है, और इसी के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि बच्चों की पढ़ाई अब और ज़्यादा प्रभावित करना या इस फैसले को लेने में विलंब करने से बच्चों की पढ़ाई और प्रभावित ही होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश शर्मा जी, शिक्षाविद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे इसको और अच्छे से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अनादि टीवी को भी बहुत बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कल हमारा प्रोग्राम आपने किया कि बच्चों के लिए स्कूल खुलना चाहिए और उसके बाद में ही सरकार ने उसकी अनुमति दे दी, तो ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि हम बच्चों को एक तरफ तो बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, और हम शिक्षा ही नहीं दे रहे थे उनको। तो मैं बहुत आभारी हूँ सारे हमारे अधिकारीगण का और शिक्षा विभाग का, और साथ के साथ अनादि टीवी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया। जी, निश्चित तौर पर कोरोना के चलते सर 1.5 साल से बंद रहे हैं स्कूल्स, और ऐसा देखने को मिला है, तमाम तरह की ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि हालात इस कदर पहुंच गए हैं, खासकर छोटे बच्चों में, कि अक्षर ज्ञान तक भूल गए हैं, गणित में भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पढ़ाई में इतना बड़ा गैप आया है और घर में वो डिसिप्लिन नहीं मिला जो स्कूल्स में मिलता है, और इसीलिए लगातार मांग उठ रही थी कि स्कूल खोले जाए। लेकिन एक और चुनौती ये भी है, क्योंकि सरकार का ये आदेश है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि आपको अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद आने देंगे। उनका कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने। तो उसके लिए मेरा अभिषेक ये कहना है कि हम कोविड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, हम उनका अक्षरशः पूर्ण रूपेण पालन कर रहे हैं। क्योंकि छठवीं क्लास के आगे के सारे विद्यार्थी आ ही रहे हैं स्कूल में, और हम उनकी सुरक्षा को लेके हमारे यहाँ पे पेरेंट आके देख के जाते हैं, और उन्होंने ये देखा कि हमने किस तरह से बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी है। जी, हमारे साथ शिक्षिका भारती वर्मा भी जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है संपर्क टूट गया है। चलिए, हमारे साथ भारती वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भारती जी, 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी हो गए, 20 सितंबर से खोले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये मांग उठ भी रही थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है बहुत लंबे समय से, और कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था काफ़ी खराब है। तो ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, और बच्चों की शिक्षा को निरंतरता जारी रखने के लिए यह एकमात्र विकल्प बचा था। तो कई लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, और कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए एक चुनौती भी है। तो क्या चुनौतियां देखते हैं आप? भारती जी। लगता है कोई तकनीकी समस्या आ रही है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, हम आपको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs जो जारी हुई हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, वो आपको बता देते हैं। स्कूल की प्राथमिक स्तर की जो क्लासेस हैं, उनमें 50% क्षमता ही अनिवार्य है। क्लास 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए 100% विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल संचालित किए जाएंगे। 11वीं के लिए ये सुविधा 50% रखी गई है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। वही जिला अंतर्गत संचालित स्कूल, छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में खोले जाने के प्रस्ताव पर प्रथम जिला आपदा प्रबंधन समिति की सहमति ली जाएगी। चलिए, राजेश शर्मा हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं अभिषेक जी ये कह रहा था कि हमने अभिभावकों का विश्वास जीतने के लिए जो सुरक्षा प्रबंध किए हैं बच्चों के लिए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क प्रयोग में लाने के लिए, सैनिटाइजर प्रयोग में लाने के लिए, और पूरी कक्षाओं में हमने बच्चों को दूर दूर बैठाया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और वो बिल्कुल एक दूसरे से सुरक्षित रहें। उसको देख के ही अभिभावक जब जाते हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि स्कूल में पूरी बच्चों की केयर ली जा रही है, और इसीलिए हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं। राजेश जी, इसका एक और पहलू भी है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्लासेस की साइज़ बड़ी होती है, बेंचेस आप दूर दूर लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर बात करें बच्चों को घर से स्कूल लाने की, तो वैन्स और बसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्पेस होता है, बच्चे उसमें भारी संख्या में बैठे होते हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ एक तरह से कह दे बच्चों पर छोड़ दिया जाता है। नहीं, वहाँ पे भी हमने उसका ख्याल रखा है। हमारे यहाँ बस में केवल एक सीट पर एक ही बच्चा बैठ रहा है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, और उसमें भी हमने भीड़ नहीं आने दी, क्योंकि आधे ही बच्चे आ रहे हैं। तो बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी, ये खुद चलिए, हमारे साथ भारती वर्मा जुड़ चुकी हैं। देख लेते हैं।
भारती वर्मा जी से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। भारती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? भारती जी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए राजेश शर्मा जी, आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जी सर, जैसा कि देखने को मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की तो कमी सालों से ही देखने को मिल रही है, और अलग तरह की टाइम मैनेजमेंट की भी समस्या है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो अब शुरू हुई हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी कंटिन्यू रखना है ताकि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, और वो बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी पढ़ाई ना छूटे, वो ऑनलाइन पढ़ते रहे। तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक गिनती के ही हैं और प्राइवेट स्कूल्स के पास पैसों की भी काफ़ी समस्या चल रही है, तो ज़्यादा स्टाफ वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा अभिषेक जी उसके लिए बहुत आसान तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे पास में शिक्षक हैं, जी स्पेशली अगर हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी शिक्षक हैं हम उनके साथ शुरू कर दें, और अगर मान लीजिए किसी विषय विशेष के लिए परेशानी है तो वहां हम टेम्परेरी कुछ इंतजाम जरूर करें। तो उससे क्या है, बच्चों की पढ़ाई, और मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि क्लास में जो पढ़ाई बच्चे करते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है बनस्पत के ऑनलाइन के। तो जो भी अध्यापक हैं, अब अगर अध्यापक है ही नहीं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हमारे यहाँ हमने पूरे अपने अध्यापकों का इंतजाम करके रखा है, और बच्चों के लिए क्लासेस पूरी तरह एंगेज हैं और सारी क्लासें लग रही हैं। चलिए किरण गुप्ता जी से बात कर लेते हैं, वो जुड़ गई हैं अनाजी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका किरण जी। किरण जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। किरण जी, जैसा कि सरकार ने फैसला लिया है, 20 सितंबर से प्राथमिक शालाओं को खोलने का ये फैसला लिया गया है। लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई टल रही थी, ऐसे में सरकार की प्राथमिकता बनती भी थी। एक शिक्षक के तौर पर क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप, क्योंकि तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो डिसिप्लिन बच्चों में नहीं रहा, इन 1.5 सालों में घर पर रह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कितनी हो रही है, माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं नहीं पता पढ़ाई को लेकर, लेकिन अब एक चुनौती है सामने। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बच्चे अक्षर ज्ञान तक भूल गए हैं, तमाम तरीके की समस्या है। एक शिक्षक के तौर पर क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप आने वाले समय में? जी सर, चुनौतियां तो बहुत हैं हमारे सामने, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में आने वाले हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। स्लो है बट आ रही है। ठीक है, चलो मैं पैच कर रही हूँ। ठीक आप है, मुझे सुन पा रहे हैं? ओके जी जी किरण जी बोलिए। हेलो किरण जी जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं हमारे सामने, क्योंकि अब जो हमारे सामने बच्चे आएंगे उन्हें हमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको अभी इतनी समझ नहीं है कि वो अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। उसके लिए टीचर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा उनको पालन करवाना है, उसके बाद उनकी पढ़ाई को निरंतर करवाना है। अभी जो उनके सीखने का समय था, जो बच्चा स्कूल में सीख पाता है वो प्रॉपर वो घर पर नहीं सीख पाया, चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस रही, लेकिन जो बच्चा खेल खेल में जो स्कूल में अपने ग्रुप के साथ सीखता है वो बच्चा नहीं सीख पाया, तो वो जो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। उसके अलावा बच्चों को हमें अभी आज के समय के हिसाब से हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो आगे भी किसी भी प्रकार की जैसे कोई वायरस आता है या कोई बीमारी अगर आती है तो उससे वो लड़ने के लिए तैयार रहे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। इसके लिए मेरा सबसे अच्छा एक ये सजेशन है कि योग और प्राणायाम इसकी क्लासेस बच्चों की डेली ली जाए, छोटे बच्चों से ही शुरुआत हो और ये बड़ी क्लासेस तक हो, कि कम से कम आधे घंटे की क्लास बच्चा अपने लिए अपनी स्वास्थ्य के लिए कुछ सीखे उससे, और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, ताकि अभी जो लॉस हुआ है उससे हम थोड़ा सा बच्चों को बचा सकें। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो खैर ज़रूरी है, लेकिन एक जो समस्या है वो ये है कि क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि जब तक लिखित अनुमति पेरेंट्स की नहीं मिल जाती बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। ऐसे में एक बीच में प्रावधान निकाला गया है कि 15 से 17 तक एक पेरेंट टीचर मीटिंग चलेगी, अभिभावकों को शिक्षकों के साथ बैठकर बातचीत कराई जाएगी और चीज़ों को समझाया जाएगा। अलग अलग ज़िले में जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से काम होगा, ये थोड़ा वेरी कर सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ हैं एक शिक्षक के तौर पर भी और एक स्कूल में, कि अभिभावकों को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं डेंगू और वायरल कोरोना तो है ही खैर, और तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई है, और जो कॉन्फिडेंस था बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी वैसे भी डावाडोल चल रहा है। जी, डेंगू अभी तो बहुत ज्यादा, अभी डेंगू का हमारे साथ भारती वर्मा भी जुड़ी हुई है।
हाँ, जी, इसीलिए किरण, फिर अभी हमने स्कूलों में तैयारियां की है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, बच्चों की जो प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के हम बच्चों को बिठाएं। अभी हम बच्चों को अल्टरनेट बुला रहे थे, लेकिन अब आदेश के अनुसार हमें 6 to 8 तक 100% बच्चों को बुलाना है, तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी रखना पड़ेगी और हमें पेरेंट्स को पूरा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही बच्चों को भी अपना ध्यान रखना है, ये बच्चों को भी तो इसके लिए सतर्क रहना होगा। जी, चलिए भारती जी से सवाल ले लेते हैं। भारती जी, आपको आवाज आ रही है? जी हेलो, जी, हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी जी, भारती, 1.5 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं और जैसा कि हमने देखा, एक और समस्या भी देखने को मिल रही है स्कूल्स में, जो 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस क्योंकि अब शुरू हो चुकी हैं, कैपेसिटी 50% रखी गई है। अब उसको पूरा वीक तक खोला जाएगा। पहले सिर्फ 2 दिन खुल रहे थे 50% कैपेसिटी में। उसमें भी ये देखने को मिला कि बच्चे 50% भी नहीं आ रहे हैं, उससे भी कम आ रहे हैं। हालात इस तरह के हैं। तो अब जो बच्चे हैं जिनको लेकर माँ बाप और ज़्यादा चिंतित रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो वैसे भी सुनते नहीं हैं किसी की, तो किस तरह से मैनेज होगा ये सब? देखिए, बच्चे यूं भी पेरेंट्स के साथ घर पे तो नहीं बैठे, वो बाहर घूम रहे। लाने के लिए ये है कि टीचर के साथ पेरेंट्स की मीटिंग हो और वो उनको समझाए, क्योंकि स्कूल में आने से एक तो बच्चों का जो इतने लंबे टाइम का जो गैप हुआ है वो तो फील होगा, प्लस एक चीज और आपने देखी होगी कि अगर टीचर कोई बात बोल देता है तो बच्चों के दिमाग में वो एज इट इज ऐसी बैठती है कि वो हर बात में बोलते हैं नहीं हमारे टीचर ने ये बोला। अगर इस समय बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर उनको बहुत अच्छे से ये सब चीजें सिखा सकते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाकर रखना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। ये सब चीजें बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वहां पर बच्चों को ये सारे जो प्रिकॉशंस है वो सिखाए जाए कि वो कैसे क्लासेस के अंदर बैठे से दूर रहकर पढ़ाई करें, नई नई चीजें भी वो सीखेंगे। इसलिए स्कूल खुलना भी बहुत जरूरी है, प्लस उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर बच्चों को ना भी पढ़ाया जाए तो ये सारी चीजें सिखाई जाए, प्लस उन्हें खेल खेल में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। और मेन सबसे जो चीज है कि पेरेंट्स एजुकेट करे स्कूल स्टाफ और उनको ये समझाए कि बच्चों का स्कूल आना क्यों जरूरी है। इसके पहले वाले प्रोग्राम में हम इस चीज पर डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे भी काफी इरिटेट हो चुके हैं। ये चीज पेरेंट्स को समझाना है हमें जी, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल तक लेकर आए, क्योंकि वो शादियों में लेकर जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में लेकर जा रहे हैं, तो वो स्कूल भी लेकर जाए। इवन स्कूल में बच्चे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, इस चीज का उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। जी, भारती जी, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और हालात जिस तरह के हैं, पेरेंट्स प्रेफर भी कर रहे हैं कि बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है बाहर भेजने की और दूर भेजने की, उससे अच्छा है। तो एक शिक्षक के तौर पर अगर आपको समझाना हो बच्चों के पेरेंट्स को, तो आप किस तरह से समझाएंगे कि बेहतर है ऑफलाइन शिक्षा और बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा? उनको क्या कहते हैं अगर आपको कहने के लिए कहा जाता तो? उनको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हम बच्चों को यहाँ पर एकदम साफ सुथरा और अच्छा माहौल देंगे, यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 50% कैपेसिटी के साथ हम स्कूल खुल रहे हैं। फिर बच्चे जो घर में रह रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, इन सब से बचेंगे और वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखें। जब हम पेरेंट्स को बुलाएं स्कूल में तो उन्हें बताएं कि यहाँ पर हम बच्चों के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रख रहे हैं। जगह जगह हमें हर एक क्लासरूम के बाहर सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। साफ शुद्ध पानी उनको उपलब्ध करवाए और ये सारी चीजें तो ये पेरेंट्स और टीचर के बीच में जब मीटिंग होगी तब वो इस चीज को समझेंगे। ऐसे वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यूं भी बच्चे एक जगह घर में नहीं बैठे हुए हैं, वो घूम फिर रहे हैं पेरेंट्स के साथ शादियों में या और कहीं भी। लेकिन वो सब होगा जब हम उनके साथ में मीटिंग करेंगे तब। जी, चलिए राजेश जी से आपसे सवाल लेता हूँ। राजेश जी,
क्योंकि लंबे समय से प्राइवेट स्कूल्स ये डिमांड कर रहे थे कि स्कूल्स को पूरी क्षमता के साथ खोला जाए। हालांकि हालात काफ़ी ख़राब थे, अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है तो खुल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आरोप अभी भी लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है वो प्राइवेट स्कूल्स के हितों को साधने के लिए लिया गया है। मैं अभिषेक जी केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम एक उसको दर्शन के रूप में प्रश्न को लें कि क्या मानव जीवन केवल घर में बंद होके रहने के लिए हुआ है क्या हमारा, या हम एक बाज है हमारा बच्चा जो उड़ना चाहता है, पूरे आसमान को देखना चाहता है, तो हम ये हमारे बच्चे सब बाज हैं, ये अब पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया कैसे जाएंगे, तो वो हमें उनको घर से बाहर जितनी जल्दी हम कर सकें, क्योंकि हम उनको चूजा बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, वो केवल गड्ढे में या एक कोने में बैठ के जिंदगी नहीं गुजार सकते। और जहां तक ये कहने वाली बात है कि प्राइवेट स्कूल में कोई दबाव, हमारा दबाव केवल इसलिए रहा है कि हम परिवार हैं, सब सोसाइटी है, एक दूसरे से संबंधित हैं, और स्कूल और पेरेंट्स हम दोनों को ही सोसाइटी में ये ध्यान रखना है कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। एक तरफ हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार, दूसरी तरफ हम उनको बच्चों को शिक्षा ही नहीं देने दे रहे, तो ये जो दो चीजें हो रही थी अलग अलग, एक दूसरे विरोधाभासी हो रही थी। और क्योंकि देखिए कोविड का असर मैं ये कहूंगा 100% नहीं गया है, लेकिन उसको हमें तो उसके साथ जिंदा रहना है, हमें सीखना है कि भाई कोविड के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगले कितने साल तक रहेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम उसके को शिक्षा भी साथ की साथ दे, क्योंकि विकास होना है समाज का भविष्य स्कूल में निर्धारित करते हैं, तो इसलिए स्कूल खोलना आवश्यक रहा है, और मैं इसीलिए इसका स्वागत करता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल राजेश जी, एक और विषय पर जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश की 72% जो आबादी है वो गैर शहरी है, ग्रामीण इलाकों में आते हैं। शहरी क्षेत्र या बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, मैनेज हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाके देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है नहीं। और ये भी वहाँ का एक और बड़ा सच है कि वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं है, वहाँ पर गरीब हैं, इनके पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, और कहीं ना कहीं ये कारण भी है इस फैसले को लेने का कि ऑफलाइन शिक्षा अब अगर नहीं शुरू की तो बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो वहाँ पर कैसे देखते हैं, आपका किस तरह से कोप अप कर सकते हैं सिचुएशन से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में अभी भी कोरोना का प्रभाव उतना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ के साथ वहाँ पे इम्यूनिटी जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, वहाँ पर केसेस भी कम हुए हैं, और इसलिए वहाँ मैं ये मान सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और साथ साथ छात्रों के अभिभावकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ स्मार्टफोन नहीं है, तो उनकी तो शिक्षा बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद ही रही है। तो इसलिए उनको शीघ्र अतिशीघ्र, देखिए रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बदल दे ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, पर जो बेस्ट है, देखिए हमें ऐसी स्थिति में जो सारी चीजें हैं उसी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ाना है हमारे बच्चों का, और भविष्य तो ऐसे ही सुधरेगा। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबके पास में इंटरनेट नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल तुरंत स्कूल में लाने के बाद उनकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए हमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी से जल्दी शीघ्र हो सके हमारी सरकार उसमें सुधार लाए, यही मेरा आह्वान है। चलिए, समय हमारे पास अब सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा जी अनादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए। भारती वर्मा जी और किरण गुप्ता जी, आप तीनों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और कई तरह के सवाल हैं, और उम्मीद है शिक्षक और अभिभावक जब साथ में बैठेंगे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को लेकर, कोई ना कोई विकल्प तो निकल ही आएगा। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, वी आर लिविंग इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जहाँ पर हमको एक बेटर सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई और ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसे में सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक हिम्मत भरा कदम ही सही लिया है, और ये बच्चों की शिक्षा की निरंतरता को जारी रखने के लिए लिया गया है, क्योंकि तमाम जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चों की पढ़ाई कहीं पीछे छूटती चले जा रही है।
घरों में वो सहूलियत, वो डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ सके, या कह सकते हैं कि वो व्यवस्था ही नहीं है घरों में उतनी अच्छी कि बच्चों की पढ़ाई उस तरह से जारी रहे। और कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण है कि अब स्कूल्स खोले जा रहे हैं ताकि बच्चे उसी डिसिप्लिन में वापस लौट सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। अनादि विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।